हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6। ठीक है, और चैप्टर का नाम है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसको ये भी बोलते हैं ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्या होता है, तो हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। पहले हमारे आपको पता होगा, वर्ल्ड मैप में पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा हमने खींची हुई है, उसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, आप देख पाए होंगे इस मैप में भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तर में और 23 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, ये जो जगह होती है पृथ्वी पर की, यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही होती हैं, है ना। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं तो यहाँ पर जो मौसम होता है वो वर्ष भर गर्म रहता है ना। तो यहाँ का जो वर्ष भर मौसम गर्म रहता है, तो इतने एरिया को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय बोलते हैं यहाँ को। तो अब देखते हैं उपोष्ण प्रदेश या सब ट्रॉपिकल रीजन्स, वो क्या होते हैं। वो इस जो ये होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उसके जस्ट ऊपर उत्तर में और जस्ट ऊपर जस्ट नीचे दक्षिण में। ठीक है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे जो एक पट्टी होती है उसको बोलते हैं उपोष्ण प्रदेश। तो ये उपोष्ण जो प्रदेश होते हैं, इन पर जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं और जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, इन दोनों की ही खूबियां यहाँ पर मिलती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं, उनकी जो जलवायु होती है, मतलब ये जो 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो ये जो इतना भाग है, इसमें क्या होगा, बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो होता है उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जो लाइन होती है, यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, बीच वाला मौसम होता है यहाँ पे। और इसके ऊपर जो होता है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, ये होता है शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि जो वो होते हैं ना, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वो होते हैं ये। ठीक है, और उससे ऊपर होता है शीत प्रदेश, जो बिल्कुल पूरी वर्ष भर बर्फ से ढके होते हैं। तो हमारे जो चैप्टर में चीज है वो है अमेजन बेसन। तो अमेजन बेसन जो है वो आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में इक्वेटर भी आ रहा है और नीचे वाली मकर रेखा भी आ रही है ना। तो भूमध्य रेखा भी आ रही है और मकर रेखा भी आ रही है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसका जो ये पार्ट है, ये किस में आ गया, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आ गया। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे ये अमेजन बेसिन का करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको अमेजन बेसिन क्या है। अमेजन एक नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। वो रॉकी पर्वत से निकलती है, इधर पश्चिम में रॉकी पर्वत से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अंध महासागर में जाके गिरती है। देखो इधर निकलती है पश्चिम से, जाती है पूर्व में। पूर्व में उसका मोहाना है। मोहाना क्या होता है, जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि में जहां जाके मिलती है उसको हम मोहाना बोलते हैं। जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि में जाके मिल जाती है उसको मोहाना बोलते हैं। जैसे कोई नदी है, अगर वो दूसरी नदी में जाके मिलती है तो वो उस नदी का मोहाना हुआ। या कोई बड़ी नदी है, वो समुद्र में जाके गिर रही है और वो जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है उस पॉइंट को हम मोहाना बोलेंगे। ठीक है, जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसको हम मोहाना बोलते हैं। तो इसका मोहाना कहाँ है, अंध महासागर में। ठीक है, अब ये जो पूरा अमेजन बेसन है ये मैं आपको दिखाती हूँ इस मैप में। ये देखो, ये है 0 डिग्री। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में भी और दक्षिण में भी। ठीक है, 23 डिग्री तक क्या है,
उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो ये जो हमारा अमेजन बेसिन आता है वो इसी के अंदर आता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है। जो इक्वेटर है उसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में जो ये जो पट्टी होती है, इसमें वर्ल्ड मैप में देखिए आप, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में जो प्रदेश होते हैं उनको बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, है ना। भूमध्य रेखीय प्रदेश किनको बोलते हैं? जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में होते हैं उनको बोलते हैं हम भूमध्य रेखीय प्रदेश। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? जो ये जो अमेजन बेसिन की बात चल रही है अब, ठीक है, ये जो पूरा है ये पूरा अमेजन बेसिन के ऊपर है। तो हमारा अमेजन बेसिन कहाँ है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये जो दक्षिण अमेरिका है इसमें 2 लाइन हमारी यहाँ से जाती हैं, एक तो भूमध्य रेखा जाती है और एक मकर रेखा जाती है। अब यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होती है? क्योंकि ये जो है ये इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणों से पानी गर्म होता है और ऊपर उठता है ना। तो इसलिए जो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक ताप है। ताप क्यों है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताप रहता है और बहुत ज्यादा आर्द्रता रहती है। आर्द्रता क्यों रहती है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो वो पृथ्वी के पानी को भी गर्म कर रहा है, और पानी को गर्म कर रहा है तो आर्द्रता होगी। आर्द्रता क्या होती है? भाप होती है, स्टीम होती है। जैसे आप पानी को गर्म करेंगे और उसमें भाप उठती है, उस तरह से जो समुद्र का पानी है, जो नदियों का पानी है, वो जो सूर्य होता है उसकी गर्मी से वो गर्म होके ऊपर उठता है, तो उसको हम आर्द्रता बोलते हैं। यानी कि जलवायु में जो मॉइस्चर आ जाता है, जो मॉइस्चर होता है उसको हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु होती है अमेजन बेसिन की वो कैसी होती है? दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है, और जो रात होती है, रात में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है रात में, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी ही रहती है ना। आर्द्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ का वन्य जीवन। वन्य जीवन क्या है, कैसा होता है यहाँ का? यहाँ पे एक परिजीवी पौधा पाया जाता है, आर्किडिक और ब्रेमोलाइड। ये जो पौधा होता है, ब्रोमीलाइड जो पौधा होता है, ये अपनी पत्तियों में पानी संचय करके रखता है ना। और जो मेढक होते हैं इसमें अपने अंडों को रखते हैं इनकी पत्तियों में। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पानी को संचित करके रख लेती हैं, और जो अन्य जीव जंतु होते हैं या जैसे कुछ लोग होते हैं जो वनों की खोज में जाते हैं, पेड़ पौधों की खोज में जाते हैं जंगलों में, तो उन लोगों को पहचान होती है इन पौधों की, वो इन पौधों की पत्तियों से पानी पी लेते हैं। ठीक है, आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा कि वो वनों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं घूमने, और इस तरह के उन्हें पौधे मिल रहे हैं तो वो उन पौधों की पत्तियों से पानी ले लेते हैं पीने के लिए। पक्षी होता है टूकन, गुंजन पक्षी, और रंगीन पंखों वाले पक्षी मिलते हैं, बड़ी चोंच वाले पक्षी मिलते हैं। यहाँ पर ये इस तरह के पक्षी मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत लिए मिलते हैं कि क्योंकि यहाँ के जो वन है वो सदाबहार वन है। सदाबहार वन कैसे होते हैं? सदाबहार वन ऐसे होते हैं कि एक जो पेड़ होते हैं वो चुपके हुए होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चुपके हुए होते हैं, है ना, पास पास में होते हैं, क्योंकि वर्ष भर बारिश होती है, वर्ष भर आर्द्रता रहती है। यहाँ के वन इतने ज्यादा संघन होते हैं कि उनमें जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे हाथी है, शेर है, उस तरह के जो जानवर होते हैं वो उनमें रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको चलने के लिए जो स्पेस चाहिए उतना भी स्पेस नहीं होता है इस प्रकार के वनों में। ठीक है ना, इस प्रकार के वनों में उतना भी स्पेस नहीं होता है कि वो जो बड़े बड़े जानवर अगर रहे भी यहाँ पर तो वो चलेंगे फिरेंगे कैसे, रहेंगे कैसे,
क्योंकि यहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। और सदाबहार वन कैसे होते हैं? संघन होते हैं। सदाबहार वन कहाँ होते हैं? जहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और वो संघन होते हैं, पास पास में होते हैं वो पेड़, एकदम एक दूसरे से चुपते हुए पेड़ होते हैं। अब देखते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ के जो पुरुष हैं वो मछली पकड़ते हैं और वो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, शिकार करते हैं। जबकि जो महिलाएं होती हैं वो खेती करती हैं, खेतियों और वो जो फसलें होती हैं उनका ध्यान रखती हैं, साग सब्जियां उगाती हैं। यहाँ पे टैपिकोया होता है, अनानास होता है और शकरकंद, इस तरह के जो सब्जियां होती हैं उनको उगाती हैं और उनको ये लोग खाते हैं, है ना। एक और आपको नया चीज जानने को मिलेगी इस चैप्टर में, ये है कर्तन और दहन। कर्तन और दहन कृषि पद्धति, ये क्या होती है? कर्तन और दहन, ये आपको न्यू जानने के लिए मिलेगा कि ये लोग क्या करते हैं। ये जो चीज है ये हमारे पूर्वी भारत में भी होती है, इसको हम झूम भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, चलवासी भी बोलते हैं, झूम कृषि भी बोलते हैं। तो हमारे पूर्वी भारत में भी होता है। पूर्वी भारत यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो प्रदेश हैं हमारे देश के, उन प्रदेशों में भी इस प्रकार की कृषि होती है। ये कृषि क्या होती है? ये लोग होते हैं, ये किसी एक जमीन पर जाते हैं, किसी एक जंगल में जाते हैं, उस जंगल की जमीन को पूरी को साफ कर लेते हैं अपने कुछ फसल उगाने के लिए, फिर उसको एक दो फसल वहां पर उगाते हैं और जब वहां की जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उस जमीन को छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह पेड़ों को काटते हैं, जमीन में आग लगाते हैं, पेड़ों को पूरी तरह से साफ करते हैं। इस तरह की जो कृषि होती है इसको बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, यानी कि काट देते हैं पेड़ों को और वहां पे आग जला देते हैं ताकि वो जो पूरी जमीन है वो साफ हो जाए। फिर उसमें एक दो साल कृषि करते हैं और फिर वो आगे के लिए चले जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जगह कहीं साफ करते हैं, फिर वहां पे 2-3 साल कृषि करते हैं, फिर जब वो कृषि बिल्कुल बंजर हो जाती है फिर उसको छोड़ के फिर किसी तीसरी जगह जाते हैं, फिर वहां के वनों को काट देते हैं, आग लगा के पहले काटते हैं पेड़ों को, फिर आग लगा के उस जगह को पूरी को साफ करते हैं, फिर वहां पे 2-3 साल कृषि करते हैं। तो मतलब ये इसी तरह से ये पूरी फैमिली ऐसे करती है, पूरे की गांव बसे हुए होते हैं और वहां के जो सारे लोग होते हैं, गांव के जो सारे लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। जैसे 100-150 लोगों का एक समूह हो गया, वो ऐसे जगह जगह जाएंगे, जगह जगह साफ करेंगे, एक दो साल ही रहते हैं एक जगह पर, फिर साफ कर देते हैं उसको और फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर ऐसे मतलब चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनको स्थानांतरित बोलते हैं, कृषि बोलते हैं, या चलवासी मतलब आगे आगे कृषि करके आगे आगे चलते रहते हैं, इसको झूम कृषि भी बोलते हैं। झूम कृषि कहाँ बोलते हैं? हमारे पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत कौन सा? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो है ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है और वहां पर इस प्रकार की कृषि होती है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है। यहाँ का जो मुख्य आहार है वो है मनियोका। मनियोका क्या है? एक आलू जैसा एक फसल है, जैसे हमारे यहाँ आलू होता है ना, उस तरह का कोई सब्जी है। वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मनियोका को और खाते भी हैं। यहाँ पर कॉफी होती है, मक्का होती है और कोको होती है। ये जो फसलें हैं ये नकदी की फसलें हैं और ये यहाँ पर होती हैं। नकदी की फसलें क्या होती हैं? जिन फसलों को हम अपने खाने के लिए नहीं करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए उनको उगाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये जो है ये हम जो छोटे किसान होते हैं अपने खाने के लिए करते हैं। लेकिन कॉफी, मक्का, कोक, ये क्या है? नकदी की फसलें हैं, मतलब इन्हें मार्केट में ये लोग बेच के और पैसे लेते हैं उनसे, ठीक है। कुछ परिवार कैसे घरों में रहते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे घर बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। और जो थोड़े ठीक, जिनके पास थोड़े पैसा होता है और सुविधाएं ज्यादा होती हैं, वो
अपार्टमेंट टाइप का घर बनाते हैं उसको बोलते हैं मलोका। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मलोका जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है मलोका में और मनियोका में। इसमें पूछा जाता है कि कौन सी चीज है वो खाने वाली है और कौन सी चीज है जो रहने वाली है, या इन दोनों को दे दिया जाएगा कि जो अमेजन बेसन है उसमें किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, मनियोका या मलोका। तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप अच्छे से ध्यान रखना। या फिर इन दोनों ऑप्शनों को दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो सब्जी इन दोनों में से कौन सी सब्जी है ना। तो दोनों नाम सेम सेम से हैं तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसका हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। गंगा बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये पार्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ तक अमेजन बेसिन तक ही रख रही हूँ और अगला पार्ट में बनाऊंगी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ओमतेज गुप्ता।